हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछली वीडियोस के अंदर सेल से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन या जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उन सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेल डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक म्यूसिस एंड माइटोसिस को भी हम कवर कर चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम या न्यूक्लियोसोम मॉडल को भी मैं कवर कर चुका हूँ। तो सेल, ये जो हमारा चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैं कवर कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पिछले एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और एमएससी में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीएसई या नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जो आपका पार्ट बी होता है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर जो 25 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो सब रिलेट करते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ सेल से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग के 5 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सभी के सभी जो एमसीक्यूज हैं वो किससे रिलेट करते हैं? सेल यूनिट से, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। जितने भी मैं एमसीक्यूज इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूँ वो सभी के सभी इसी यूनिट से बिलोंग करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो नीट एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसको हमें अच्छे से समझना है। मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ करके मैंने ये बता दिया कि इसका आंसर ये है और फिर हम डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पर आ गए, तो इससे आपको बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा। हमें अगर नीट क्रैक करना है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए हमें ये समझना होगा। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को समझेंगे, आखिर क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, और फिर उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि इसका आंसर बी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो वो क्यों है, इसका हमें रीज़न बताना होगा। और बाकी के क्यों नहीं है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो कंपैरिजन भी करना है और समझना भी है आखिर ये क्यों है। अगर आप इस पर्पस से पढ़ेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं एमसीक्यूज मैंने सेल यूनिट का ही क्यों लिया, तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करा चुका हूँ। चैनल के अंदर आप जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। मतलब कि इसमें से ध्यान से देखेंगे कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरिया सेल को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है। स्टिकी का मतलब क्या होता है? चिपचिपा। चिपचिपा कैरेक्टर कौन प्रोवाइड कराता है? तो पहला सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स। दोस्तों सबसे पहले तो इनका आंसर क्या है ये मैं बताने से पहले सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं है। जैसे कि नंबर फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि आप जानते हैं बैक्टीरिया सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन तीनों में से आंसर बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये बचा है कि सेल वॉल जो होता है वो एक मिडल लेयर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम इनर लेयर होती है। और जबकि इससे पहले मैं बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुका हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग होती है, कैप्सूल बनाती है, ठीक है। और यही इसको जो है, क्योंकि इसमें म्यूसिलेजिनस जो सब्सटेंस होता है जो कि इसको स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है, करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, नोट कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। इस बार ये रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गन्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप डायरेक्टली जानते ही होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सिंपल आंसर है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं लाइसोसोम का फंक्शन आपको पता है, राइबोसोम का फंक्शन भी आपको पता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। वहीं पर अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों ये सेल का पावर हाउस कहलाता है और यही एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो उसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पर जैसे एनर्जी की बात की गई है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करता है और फिर उसके बाद और किसके थ्रू, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, जिससे कि एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन जो है नीट 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन।
प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में फेज़ 1 में और फेज़ फर्स्ट में, और इसमें देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई सारी थ्योरीज में बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियाई ये सब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं। इसमें जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, तो उसका सही आंसर है लाइसोसोम। क्योंकि बाकी जो बचे हुए जो यहाँ पर देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, न्यूक्लियाई भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे पढ़ते हैं। अभी ये दो जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है और ये टाइम टेकिंग भी होता है, मतलब आपका टाइमिंग जो है ज़्यादातर यही ले लेता है एग्जामिनेशन पेपर में। ये दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है हमें। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स हैं। और नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली। इनका कहना है कि जो पहले से ही एग्जिस्ट करते सेल ऑर्गन्स हैं उनके डिवीजन से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बने, एंड दे कंटेन डीएनए, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, इनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है यानी कि राइबोसोम जो होता है वो अब्सेंट है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये 2 स्टेटमेंट में वही आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे दिया जाएगा और आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, या यहाँ पर आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए नंबर फर्स्ट ए को हम देखते हैं, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स। दोस्तों इसने क्या कहा कि फर्स्ट इज फॉल्स, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। जबकि जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अगर आपने मेरा प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट का लेक्चर देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का लेक्चर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर किया है, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये दोनों जो है इन दोनों के अंदर कैपेबिलिटी होती है खुद को सेल्फ रिप्लिकेट कराने की, यानी इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और ये खुद से ही खुद को बना लेते हैं, मतलब खुद से ही। तो इसीलिए इनको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। बट ये वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो है साइटोप्लाज्म से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को यानी या फिर क्लोरोप्लास्ट को अगर आप अलग कर देते हैं तब ये सेल्फ रिप्लिकेट नहीं कर पाता, तो इसलिए सेमी यानी कि हाफ ऑटोनोमस कहा गया। ठीक है, तो ये बात मैंने वहाँ पर बताया था। तो अगर जिसे याद है तो वो तो तुरंत समझ जाएगा कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉल्स बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को इसने सही बताया है, यानी कि ये हो सकता है। नंबर सी ऑप्शंस क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। अब यहां पर इसने क्या कहा कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये ऑप्शंस भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने फर्स्ट को भी गलत बता दिया। अब डी को हम बढ़ते हैं। डी में ये कहा गया कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। तो दोस्तों यहाँ पर बी और डी हो सकते हैं ऑप्शन में। तो अब इसका पता लगाने के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। इन्होंने कहा कि ये जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेली, यानी कि जो पहले से ही मौजूद सेल ऑर्गेनल है उनके रेप्लिकेशन से यानी कि उनके डिवीजन से बने हैं, एंड दे कंटेन डीएनए, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, ये बात इन्होंने गलत कहा क्योंकि राइबोसोम जो है इन दोनों में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने देखा राइबोसोम प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बी, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इसलिए मैंने आपको कहा टाइम टेकिंग होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना होता है। और नंबर 5 क्वेश्चन है, देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर हमें इन कॉलम्स को मैच करना है और सही ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE AIPMT में 2015 में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को हमें मैच करना है। नंबर फर्स्ट थैलेकॉइड्स, थैलेकॉइड से आपको याद आ रहा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर, थैलेकॉइड्स। तो इसमें सबसे पहले ध्यान से देख लें, यहाँ पर सैक की बात की गई है, थैलियों की बात की गई है। तो ए को आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, 3 पर। क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा किससे रिलेट करता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान है, तो आप डायरेक्टली थैलेकॉइड को स्ट्रोमा से कनेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टी। तो दोस्तों याद है आपको क्रिस्टी क्या है, ये जो है इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो फिंगर लाइक मैंने आपको बताया था ना, थियोरेटिकल पोर्शन अगर कवर किया है तो आपको याद होगा कि ये जो है क्रिस्टी जो होती है वो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप बी को कनेक्ट करेंगे 4 से, और ऑप्शन भी देखते रहे तुरंत।
तुरंत। ऑप्शन भी देखते रहे, देखो जैसे कि फर्स्ट 3 से कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो ए में 3 यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई हो सकता है। तो क्रिस्टी को हमने मैच किया 4th से, तो अब देखते हैं यहाँ पर 4th, सेकंड नंबर वो 4th। अब यहाँ पर ये निकल कर आया है सॉल्यूशन कि इन्हीं 2 में से है, क्योंकि इसने बी पर 1 लगाया है जबकि 4th है, तो इन 2 में से ऑप्शंस आता है। और थर्ड हम मैच करते हैं क्रिस्टनी क्या होती है, डिस्क शेप सेक गोल्जी अपरेटस, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गोल्जी के कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के अंदर। तो सी को मैच करेंगे फर्स्ट से, तो देखो इसमें से सी को किसने मैच किया हुआ फर्स्ट से, यहाँ पर बी ने, तो इसका सही आंसर बी है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, तुरंत बी को ऑप्शंस लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट देखेंगे कि चौथे नंबर पर क्या मैच होता है, क्रोमेटीन, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रोमेटीन क्या है, स्ट्रक्चर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कंडेंस हो करके एक कॉम्प्लेक्स यानी कि कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटीन, करेक्ट। और क्रोमेटीन आगे कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। तो कुछ बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप डायरेक्टली आंसर बी लगा देंगे। तो देखो ये है 5 क्वेश्चंस, इसको फटाफट आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अभी हम और भी आपको क्वेश्चंस लिखवाते हैं। दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसको ध्यान से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। तो आपने पढ़ा है वैक्यूल, लाइसोसोम, मिजोसोम, इन चारों के ये जो है मेम्ब्रेनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो राइबोसोम जी क्या होता है, राइबोसोम इज कॉमनली मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो है सिर्फ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो राइबोसोम के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ये जो है विदाउट मेम्ब्रेनिड सेल ऑर्गन्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइबोसोम होगा, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई AIPMT 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, ऑप्शन है आपके पास विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस, अंडरगोइंग डिवीजन एंड विदाउट सेल वॉल। दोस्तों प्रोटोप्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, और इसके अंदर डिवीजन भी होता है। इसका सही आंसर है विदाउट सेल वॉल। दोस्तों जैसे बैक्टीरियल सेल है और फंगल सेल है या इसके अलावा प्लांट सेल है, इनकी चारों तरफ जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अगर आप उसको किसी मैकेनिकल कोई भी केमिकल मेथड से या एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू आप उसको पार्सली डिसॉल्व कर देते हैं या सेल वॉल को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो बचा हुआ भाग है प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल विदाउट सेल वॉल, जो कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई AIPMT 2015 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये अगेन सीबीएसई AIPMT 2015 में पूछा गया था। सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन आर, अब इसमें से हमारे सामने 3 सेल ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑप्शन के अंदर 3 सेल ऑर्गन्स हैं, और हमें ये देखना है कि किसमें जो है कौन सा ऐसा सेल ऑर्गन्स जो कि हमारे तीनों के तीनों जो होते हैं, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पर देखो न्यूक्लियाई है, राइबोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। न्यूक्लियाई आपको पता है मेम्ब्रेनी स्ट्रक्चर होती है, इसके चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, बट राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो अब बी में भी आप देखते हैं राइबोसोम प्रेजेंट है, सी में भी आप देखते हैं राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये अलग बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियाई के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट आपने देखा कि एक ऐसा है जिसमें एक राइबोसोम जिसमें आ गया, वहां पर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। तो डी का ऑप्शन जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये इन तीनों सेल ऑर्गन्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, लाइसोसोम के चारों तरफ भी, गोल्जी अपरेटस के भी और माइटोकॉन्ड्रिया के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन, कहां पर सिंथेसाइज होता है राइबोसोमल आरएनए, इसका सही आंसर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई AIPMT 2012 में। ऑप्शन है हमारे पास लाइसोसोम, ए और बी ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म, डी ऑप्शन है राइबोसोम। दोस्तों ये जो लाइसोसोम होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी का ये डाइजेशन करता है। तो इसमें जो है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, इसका मेन फंक्शन ये नहीं है। बी आता है न्यूक्लियोलस। दोस्तों न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसाइज करना, ठीक है, सक्रिय रूप से, यानी कि एक्टिवली सिंथेसाइज जो है न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोमल आरएनए का
सिंथेसिस होता है, आपको ये नोट करना है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म या राइबोसोम इनका ये फंक्शन नहीं है। राइबोसोम तो खुद ही जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये खुद ही राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये जो है प्रोटीन का, ये जो है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस नहीं करता। मेन इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर डी, ये क्या पूछता है, द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की जो लिपिड सिंथेसिस की जो मेजर साइट होती है, जो मेन साइट है, वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिम्प्लास्ट या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोस्तों रफ RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। उनकी जो थैलियां हैं, झिल्लियां हैं या सैक हैं, उनको हमने जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो ऐसी झिल्लियां जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसको हमने क्या कहा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसी झिल्लियां या ऐसी थैलियां या ऐसी मेम्ब्रेन या सैक जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? मेजर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज द मेजर साइट्स ऑफ प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस। ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड का संश्लेषण करते हैं। और ये मैं आपको जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर था उसमें जब मैं उसको डिस्कस कर रहा था वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था इसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म, सिम्प्लास्ट, ये जो है इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, इनका मेन यहाँ पर जो हमारे सामने सिम्प्लास्ट है, इसका क्या मेन फंक्शन होगा? सिम्प्लास्ट हेल्प करता है वाटर मूवमेंट में। ठीक है, वाटर मूवमेंट्स, तो इस थ्रू विच वाटर मूवमेंट्स इज अकर्स। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है कई सारी स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो इसका सही आंसर जो है लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस का वह है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 11, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है नीट 2013 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन या किस चीज़ में रोल प्ले करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये काम तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है नहीं, ये काम तो प्लास्टिड करते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये काम जो होता है क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करती हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करती हैं। ट्रैप मतलब पकड़ती हैं, ठीक है, और उसको पकड़ करके उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम नहीं है। इन डाइजेशन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है हमारे पास एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल। एनर्जी ट्रांसफर ऑर्गन तो आपने पढ़ा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचा हुआ लास्ट ऑप्शन है इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का ग्लाइकोसाइडेशन ये जो है किसका फंक्शन है? और साथ में पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये जो वर्ड्स है इसको समझ लो, क्योंकि ये मैंने GERL सिस्टम में समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने GERL सिस्टम समझा है तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उनकी जो कौन सी थैलियाँ होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको पता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको पता है लिपिड्स का संश्लेषण होता है। तो ये जो है सबसे पहले जो प्रोटीन बना वो वैक्यूल के थ्रू वो जो है कहाँ पर आएंगी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो थैलियाँ होती है, जो सेक्स होती हैं, उसमें जाकर के एंट्री करता है और एंट्री करके उसमें पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी जो कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन स्टार्टिंग में तो अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, बाद में उसकी फोल्डिंग भी करना होता है, उसमें कई सारे प्रोसीजर बाकी होते हैं। उसको एक्टिव करने के लिए या फिर आप कहें कि उसको काम में लाने के लिए जो प्रोटीन बनता है वो जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही बनता है। ठीक है, एक कच्चा माल होता है और एक होता है कि भाई काम का, अब ये काम का हो जाएगा, तो वो काम का कब बनता है? जब वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पास होता है। तो इसी को कहा जाता है इन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशनल, ठीक है। और साथ में ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का ग्लाइकोसाइडेशन भी इसी का फंक्शन होता है। तो इसको फटाफट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड में आपको दिया गया है और इसमें ऑप्शंस आपके यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आप इसको मैच करें। सेंट्रियोल,
क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोजाइम। और यहाँ पर है आपको इनसे मैच कराना है। तो सेंट्रियोल किससे मैच करता है? बेसल बॉडी एंड सीलिया फ्लैजेला से, आप ऑलरेडी जानते हैं। क्लोरोफिल थैलेकॉइड से रिलेटेड है, आप पहले से जानते हैं। क्रिस्टी, और यहाँ पर ये जो क्रिस्टी है आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये इन द फोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड हो करके एक मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के लिए लार्ज सरफेस एरिया को थोड़ा बढ़ा देती है। तो ये जो क्रिस्टी है ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, और राइबोजाइम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स है। तो इस तरीके से राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम जो होता है न्यूक्लिक एसिड का एक एंजाइम्स होता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है वो ए जो है 4 से मैच कर रहा है और बी 2 से मैच कर रहा है। तो ए 4 से बी 2 से, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर जो है इसका ए है डायरेक्टली। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि आप लगातार सभी मैच करेंगे तभी होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फटाफट मैच करके ए लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अगर 2 ऊपर के आपने जो मैच किया वो बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई डाउट नहीं है, तो आप डायरेक्टली ए लगा कर चले जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो सी देखिए, क्रिस्टी आप जानते हैं कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से जो सी है वो 1 से मैच करेगा। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे 1 से मैच कर रहा है, ये तब भी ए ही आ रहा है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE AIPMT 2014 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? व्हाट आर द ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम्स के लिए, या फिर यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है राइबोसोम के रेस्पेक्ट में। तो नंबर फर्स्ट है द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S टाइप। ये बात पहले से ही गलत हो चुकी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का होता है। तो ये बात ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत होता है। वेयर S स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। बी है यहाँ पर दीज आर कंपोज्ड ऑफ द राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो बी यहाँ पर सही हो सकता है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA या राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है, करेक्ट। उसके बाद सी है दीज आर फाउंड इन ओनली यूकैरियोट। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। विदाउट राइबोसोम के कोई भी सेल प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाता। डी दीज आर द सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स ऑफ सम RNA। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो क्या है? बी। क्यों? क्योंकि दीज आर कंपोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं और इसमें से ये देखना है कि कौन सा इसमें से यूकैरियोटिक सेल के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो इस्चीरिया कोलाई यानी कि बैक्टीरिया, ये नाम है बैक्टीरिया का, और ये जो बैक्टीरिया है और सभी के सभी जो बैक्टीरिया है वो किस में रखे गए हैं? प्रोकैरियोटिक में। तो इसका सही आंसर ए हो सकता है। अभी हमको पूरा पढ़ना है। बी यूग्लिना विरिडिस, ये भी एनिमल सेल, ये भी एनिमल। अमीबा प्रोटियस, ये भी एनिमल सेल। हालांकि यूग्लिना को हम प्लांट सेल के अंदर भी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको प्लांट में भी और बॉटनी में भी स्टडी करते हैं, जूलॉजी में स्टडी करते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। यूग्लिना को मैं कवर कर चुका हूँ अच्छे से। तो इसमें आप पहले से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, जो कि एक प्लांट करेक्टर को शो करता है। तो इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी एनिमल से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलती है। तो इसको दोनों जगह स्टडी किया जाता है और ये यूकैरियोटिक सेल है। अमीबा प्रोटियस भी यूकैरियोटिक सेल है। पैरामीशियम कोडेटम भी जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ये जो इस्चीरिया कोलाई है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आएगा। तो आप यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका? इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इन चारों में से किस चीज़ का बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो ये तो सही हो सकता है आंसर, लेकिन हमको चारों का चारों आंसर पढ़ के तब डिसीजन देना है। तो आप लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने लगभग 1 घंटे का लेक्चर बनाया है। उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन सा मॉडल ज़्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। सेंगर और निकोल्सन के मॉडल में हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरीफेरी प्रोटीन, ठीक है, सभी कई तरह की प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। तो नंबर 2 ऑप्शन है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो भाई लिपिड्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, तो ये भी सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें लिखा हुआ है प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जबकि आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अगर आप वहाँ पर सेंगर और निकोल्सन का मॉडल देखते हैं जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, उसमें क्या दिखाया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट तीनों का मिलकर बना होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी।
मैंने सी क्यों लगाया, क्योंकि आपने ऊपर देखा इसमें लिपिड्स इन्वॉल्व नहीं है। ऊपर के दोनों ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे लिपिड्स इन्वॉल्व नहीं है, बी ऑप्शन में आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सी में तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सी आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको याद हो मैंने न्यूक्लियस का जब थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कराया तो उसमें मैंने आपको एक हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट भी बताया था। देखो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या है, एक एल्गी है जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया बाय द हैमरलिंग प्रोवाइडेड द रोल ऑफ, मतलब किस चीज़ में, साइटोप्लाज्म इज कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटी, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो देखा गया था कि जो न्यूक्लियस होता है वही ग्रोथ और हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस ही। ठीक है, तो बी इसका 16वां का जो आंसर है बी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ आउन डीएनए। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गन्स हैं जिसके पास अपना खुद का डीएनए है। तो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम तो आपको पता है लाइसोसोम में डीएनए नहीं प्रेजेंट होता, वो तो एक तरीके से वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन इन सब का डाइजेशन करने के लिए, डिक्टियोसोम, पेरोक्सिसोम, इनमें अपना डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 17। अभी आप इसको फटाफट नोट करें। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते क्या हैं। दोस्तों प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं, लिपिड्स के बारे में आप जानते हैं। प्रोटीन्स के साथ अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल जोड़ दें जैसे ग्लाइकोजन तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर आप लिपिड्स के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो उसको बन जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये कहाँ पर जुड़ता है, आखिर ये जुड़ते कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन या स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गन्स में से एक आंसर है। तो पहला है प्लास्टिड। प्लास्टिड में आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ। तो अब प्लास्टिड को भी मैंने आपको वहाँ 3 टाइप्स में होते हैं, कोई क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको वहाँ पर बताया था, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। लाइसोसोम के अंदर भी नहीं होता, गोल्जी अपरेटस के अंदर होता है। ठीक है, वैक्यूल भी इसका आंसर नहीं है, सही आंसर है इसका गोल्जी अपरेटस। क्यों है गोल्जी अपरेटस साइट क्यों है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है GERL सिस्टम आपने पढ़ा होगा। GERL सिस्टम, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी थैलियाँ जो सेक्स होती हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। उनका काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से प्रोटीन, वहाँ पर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आप कहें कि वहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस बनता है। तो वो जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो बन करके एक वैक्यूल में बंद हो जाते हैं। अब वो वैक्यूल किससे पास होता है, गोल्जी अपरेटस से। ठीक है, वो एंटर करता है गोल्जी अपरेटस। तो जब वो गोल्जी अपरेटस से एंटर करेगा तब उसमें पोस्ट ट्रांजिशनल, मतलब कि उसमें चेंजेस होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होगा। तो वो जो मॉडिफिकेशन होगा उसी में जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल भी जुड़ जाते हैं, तो प्रोटीन बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स निकलता है वैक्यूल में बंद होकर के। अब वो जो वैक्यूल है वो जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी से पास होता है। तो वहाँ से जब वो पास होगा तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल भी जुड़ जाएंगे, तब वो क्या बना लेगा, ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसी को कहा जाता है चेंजेस। ठीक है, इसी को बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की जो साइट्स हुई वो क्या हुई, गोल्जी अपरेटस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने सेल थ्योरी में पढ़ा हो तो मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन में कि आप किसी भी सेल ऑर्गन्स का सबसे पहले फंक्शन याद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फंक्शन, फंक्शन पर ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देखते हैं, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस इन। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है कहाँ पर पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है। पेप्टाइड सबसे पहले है क्या, सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, 2 अमीनो एसिड्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं। जब 2 अमीनो एसिड्स के बीच, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, अमीनो एसिड्स में 2 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब वो डजंट मैटर कि कई अमीनो एसिड्स में 2 अमाइनो ग्रुप हैं और कई में
उससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है कि अमाइनो एसिड के अंदर मेनली दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक तो अमीनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये जो अगर सपोज करो कि आपने दो अमीनो एसिड्स को आमने सामने रख दिया, तो एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो उसके अमीनो ग्रुप से रिएक्शन करके एक वहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है और तुरंत बन जाता है उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से बहुत सारे जो कुछ अमीनो एसिड मिल करके कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पेप्टाइड सिंथेसिस, आखिर पेप्टाइड का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो पेप्टाइड किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोटीन नहीं बनाता, क्रोमोप्लास्ट भी प्रोटीन नहीं बनाता, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो सही आंसर क्या है इसका, राइबोसोम। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया है, क्वेश्चन आपने समझ लिया है, और इसके आगे आप देख भी सकते हैं कि ये कब कब क्वेश्चंस पूछे गए। CBSE AIPMT 2011 में, 2011 में, 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफिल कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर लोकेटेड रहता है। क्लोरोफिल इन लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड कहाँ पर। इसका सही आंसर क्या है, ग्रेना, पायरनोइड, स्ट्रोमा, बोथ A एंड C। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ग्रेना। करेक्ट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं दूसरा यहीं कहीं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर सही आंसर है ग्रेना। ग्रेना ऐसी जगह है जहाँ पर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इस क्वेश्चन को 23 क्वेश्चन को पढ़िए। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो ऑप्शन का भी डिफरेंशिएशन कभी कभी आ जाता है। यहाँ पर आपके सामने क्या ऑप्शन है, ग्रेना, पायरनोइड, स्ट्रोमा। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन इन दोनों में ध्यान से देखो सेम है, लेकिन ऑप्शन डिफरेंस आ गया। यहाँ पर ग्रेना, पायरनोइड, स्ट्रोमा, बोथ A एंड C। यहाँ पर आपके सामने है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थैलेकोइड एंड स्ट्रोमा। सही आंसर क्या है इसमें, थैलेकॉइड। क्यों है, अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा इन रिलेशनशिप बिटवीन थैलेकॉइड्स एंड ग्रेना। दोस्तों बहुत सारे जो थैलेकॉइड्स हैं, थैलेकॉइड्स एक बंडल के रूप में जब बन जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्रेना। ठीक है, ग्रेना और थैलेकॉइड में क्या अंतर है कि जब जो ये जो थैलेकॉइड्स हैं, थैलेकॉइड्स आर स्टैकेड टुगेदर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। करेक्ट। तो ग्रेना इज नथिंग, दिस इज द बंडल ऑफ थैलेकॉइड। ये जो है स्टैकेड है, मतलब कि थैलेकॉइड का एक स्ट्रक्चर थैलेकॉइड हो गया। थैलेकॉइड क्या है, एक सिक्के की तरह है। जैसे आप 1 रुपये का सिक्का लो और 5 सिक्के इकट्ठे एक बंडल बना लेते हैं इस तरह से, तो उसी को बोला जाता है वहाँ पर ग्रेना। ठीक है, और एक सिक्का थैलेकॉइड, बहुत सारे जो थैलेकॉइड्स मिल करके एक ग्रेना बनाते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे अगर आपने लेक्चर देखा हो। ठीक है, तो ये इन दोनों में कन्फ्यूजन आपको खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ए, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों में आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। बी, both chloroplast and mitochondria have an internal compartment, the thylakoid space, bound by the thylakoid membrane। दोस्तों ये तो क्लोरोप्लास्ट के लिए तो चल जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ थैलेकॉइड स्पेस होता है। तो सेकंड ऑप्शन जहाँ तक उम्मीद है गलत हो सकता है, लेकिन अभी आपको एकदम डिसीजन नहीं लेना, अभी आपको बचे हुए ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। सी, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन DNA। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में अपना अपना DNA प्रेजेंट होता है। डी, द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा लार्जर होता है, या फिर आप कहें कि पूरे सेल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गन्स होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ये भी आप पॉइंट नोट करके रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमने ढूंढ लिया है कि बी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, वैक्यूल इन ए प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है। इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे सामने है, इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स। उनका कहना है कि ये जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिसके अंदर स्टोरेज प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तीसरा ऑप्शन है, लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर। चौथा ऑप्शन है, लैक मेम्ब्रेन
एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो अगर आपने वैक्यूल को पढ़ा तो आपको पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि भाई मेम्ब्रेन तो उसमें प्रेजेंट होता ही है, तो ये दो चीज़ें, ये दो ऑप्शंस तो कट गए अपने आप ही, ये इन दोनों में से हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है दूसरा। क्यों मैंने कहा दूसरा सही आंसर है? क्योंकि इसमें जो वैक्यूल जो होता है उसमें आपने पढ़ा है कि वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं। ये जो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है दोस्तों, ये जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। और इसके अंदर वाटर, फिनोल, एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, शुगर और प्रोटीन की स्टोरेज प्रोडक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE AIPMT 2008 में। तो इस तरह से ये सेल ऑर्गन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप चाहें तो आप इसको फटाफट नोट कर सकते हैं। गाइस फाइनली डिस्कस कर लेते हैं हमारे बचे हुए 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीसोम और F0 F1 पार्टिकल अकर इन कहाँ पर पाया जाता है? तो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर ये ऑक्सीसोम या फिर इसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, तो ये वहाँ पर पाया जाता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है थैलेकॉइड्स माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से टॉपिक जिसका क्लियर ना हो तो वो इन 2 ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सही आंसर जो अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसको याद है, तो वो सी आंसर लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो ऑक्सीसोम होते हैं या F1 F0 पार्टिकल वो इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर पाए जाते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? आउटर कवरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। इन चारों स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गन्स में से किसमें आउटर कवरिंग अब्सेंट होती है? प्लास्टिड में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम में भी प्रेजेंट होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। और कई सारे क्वेश्चंस में मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही MCQs कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा गया है, CBSE AIPMT 1992 में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पूछा गया था दोनों क्वेश्चंस। इसका सही आंसर है न्यूक्लियोलस। दोस्तों जो न्यूक्लियस है उसका सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो न्यूक्लियोलस ही होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे सेल की द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं हमने 25 MCQs इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम कवर और भी 25, फिर उसके बाद और भी 25। तो जितने भी इस यूनिट से MCQs हैं उन सभी को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और जैसा कि सेल जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये एक यूनिट है। SSC नीट के लिए 40 यूनिट हैं, ठीक है, टोटल। और उन सभी के मैं धीरे धीरे यहाँ पर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। सभी MCQs हम धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस की नीड है, या फिर BSc के स्टूडेंट हैं, BSc से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स आपको चाहिए, या आप BSc के स्टूडेंट हैं और MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। बाय बाय, टाटा।